नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रबोध में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। तो आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री राजा बाबू सिंह। राजा बाबू जी 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के कई जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं और जानते हैं उनसे उनका 32 सालों का सफर कैसा रहा पुलिस विभाग में। नमस्कार राजा बाबू साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पिछले 4-5 साल पहले जब आप भोपाल में पदस्थ थे तब भी हमने एक इंटरव्यू लिया था, बहुत सारी बातें की थी। मुझे याद है आप का जो शुरुआत हुई थी एक बहुत ही छोटे से जिले कस्बे से, आप निकलकर सरकारी स्कूल से निकलकर आप इस मुकाम तक पहुंचे। तो उस वाकया को एक बार फिर से आप बताइए जिससे कि लोग मोटिवेट हो सकें। लोग बात करते हैं तरह तरह की कोचिंग की, तरह तरह के मेट्रोस की बात करते हैं। आप एक सरकारी स्कूल से निकलकर आपने एक मुकाम हासिल किया। मैं बांदा जिला के एक छोटे से गांव पचनेही में पैदा हुआ और शुरू की मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी क्लास 8 तक, कक्षा 8 तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ा। जी जी इवन की कक्षा 5 तक तो मैं नंगे पैर स्कूल जाता था जी जी और नीचे हम टाट पट्टियों में बैठ करके पढ़ते थे। कक्षा 8 में जब मैं था तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जी एक स्कीम शुरू की थी, रूरल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, जी जी ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा। जी तो हर रेवेन्यू डिवीजन से 30 लड़के सेलेक्ट किए जाने थे। जी हमारा उस समय झांसी रेवेन्यू डिवीजन था, अब तो बांदा ही डिवीजन बन गया है। जी तो हम 30 लड़के सेलेक्ट हुए थे। कक्षा 8 में मुझे फॉर्म भरवाया गया, जी जी मैंने भी फॉर्म डाल दिया और जो 30 लोगों की आखिरी चयनित सूची निकली उसमें मेरा नाम था। जी जीआईसी झांसी मुझे बुलाया गया और वहाँ से मैंने 10+2 किया। जी। मेरे पिताजी जब मैं कक्षा 4 में था तब स्वर्गवासी हो गए थे अरे और मुझे पता भी नहीं था कि कक्षा 8 के बाद मैं कहाँ पढ़ूंगा। वो तो संयोग था कि मेरे जो हेडमास्टर थे उन्होंने एग्जाम दिलवा दिया इस चीज़ का। जी वहाँ मुझे बताया गया कि अब हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। तो वहाँ से मैं सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर्स किया फिलॉसफी से। अभी जो 2025 के जितने नए रिक्रूट हो रहे हैं आईएएस में जिनका सिलेक्शन हुआ उन लोगों के हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो कोई किसी ने एमबीए किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई आईआईटी है। लेकिन ये जो आपने जो फिलोसॉफी ली है उसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता रहता है। अब आप देखें कि मेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। जी जी हमारे समय में जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें किसी एक ऑप्शनल आपको लेना था। मैंने तीनों बार प्रीलिम्स में फिलॉसफी ही ऑप्शन लिया, हालाँकि कम लोग लेते हैं। जी तो उसमें लॉजिक का पोर्शन रहता है, वो लोग कर नहीं पाते और एक जीएस का पेपर होता है। अब एक जीएस हो गया है प्रीलिम्स में जी और एक सीसैट हो गया है क्वालीफाइंग, जो पहले नहीं था। फिर अब मेंस में एक ऑप्शन लेके जीएस को काफ़ी बढ़ा दिया। जी तो चेंज होता रहता है, क्योंकि मैं फिलॉसफी शुरू से आई डोंट नो, मेरे पर्सनालिटी में कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा था, मुझे बहुत अच्छी ग्रास्पिंग थी हाँ, फिलॉसफी को लेकर के, चाहे इंडियन फिलॉसफी हो, वेस्टर्न फिलॉसफी हो। मेरे अंदर कोई मतलब बाय मैंने देखा डिफ़ॉल्ट ही फिलॉसफी को समझने की एक वो रही है। जी जी तो फिलॉसफी मुझे बड़ी अच्छी समझ में आती थी। तो फिलॉसफी मैंने प्रीलिम्स में भी लिया, मेंस में भी लिया जी और मेरे सबसे अच्छी स्कोरिंग फिलॉसफी की है और उसमें मैंने सिलेक्शन लिया। सर आपने कई जगह फील्ड पोस्टिंग रही, आपकी कोरबा में भी रही, छिंदवाड़ा, सतना, भिंड। इन सब में अगर हर एक जगह का जैसे एक खान पान अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, तो क्राइम भी अलग होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने प्रदेश के कई जगहों पे आपने फील्ड पोस्टिंग निभाई, बतौर डीआईजी और एसपी रहे आप। चुनौती भरा वाला जिला और संभाग किसको मानते हैं आप प्रदेश में? देखिए, अभी मैंने पिछले 32 साल के अपने करियर में जी ना केवल मैंने स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट पुलिस में काम किया है, बल्कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 बार काम किया। जी जी मैं 2 सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जी सर्व किया है। पहले मैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में गया था और फिर मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में गया और शायद मैं मध्य प्रदेश का अकेला आईपीएस हूँ जी जी जिसने 2 बार नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया है
अरुणाचल और मणिपुर, चूड़ाचांदपुर में जहाँ इस समय ट्रेवल चल रही है, जी और कश्मीर वैली का हेड रहा। ऐसा मुझे लगता है ऐसा रिकॉर्ड किसी नहीं आईपीएस नहीं के पास मध्य प्रदेश में नहीं है जी जी जो नॉर्थ ईस्ट में 2 बार रहा हो, साथ में कश्मीर वैली का हेड रहा हो। तो मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं रायपुर का अंडर ट्रेनिंग हूँ, प्रोबेशनर हूँ। जी फिर उस समय जब डीजीपी यहाँ पाठक सर थे, उन्होंने कहा सारे जो नए आईपीएस प्रोबेशनर हैं जी उनको नक्सल ऑपरेशन का एक्सपोजर दिया। मैं बालाघाट रहा, जबलपुर में डिस्ट्रिक्ट सिटी रहा, एसपी राजगढ़, कोरबा, भिंड, जी छिंदवाड़ा, सतना रहा, डीआईजी शहडोल रहा, एडीजी आईजी ग्वालियर रहा। फिर मैं ईटानगर में बैठता था, अरुणाचल का प्रभारी था आईटीबीपी में। जी चूड़ाचांदपुर जब सेकेंड वेव आई कोविड की तो मैं मणिपुर में था। पूरे कश्मीर वैली का हेड था। एमएचए के द्वारा दिए हुए 2 हेलीकॉप्टर मेरे पास थे, जी जी एक मी-17 और दूसरा चीता। उसी से पूरे मैं कश्मीर वैली में उड़ता रहता था। सर, आपने बताया कि आप उत्तर पूर्व और कश्मीर दोनों जगह आपने राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाई। वहाँ पे अगर कश्मीर की बात करें और उत्तर पूर्व की बात करें, तो उसमें आप किस तरह की चुनौती अलग-अलग मानते हैं? दोनों रीजन्स की जियोग्राफी अलग है, जी, कल्चरल डायनामिक्स अलग हैं। वहाँ आप देखें कि जो रेशियल स्टॉक है नॉर्थ ईस्ट का वो डिफरेंट है, कश्मीर का डिफरेंट है। सो ऑब्वियसली इशूज भी डिफरेंट है। मैं तारीफ करना चाहूँगा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन है, जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, जी, जब से ये सरकार आई है, जी। क्योंकि 5 अगस्त 2019 में जब वो आर्टिकल 370 या 35 हटाया गया, उसके बाद में कश्मीर वैली का हेड था। अच्छा, उस टाइम पे आप थे वहाँ पे? जस्ट उसके बाद उसके बाद आप और ये बहुत ही हुँ, बोल्ड और बहुत अच्छा डिसीजन था। जी, तो इश्यूज रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अपने इश्यूज थे पार्टीशन के समय से लेके, चाहे नागालैंड का हो या मणिपुर की इंसर्जेंसी हो, मणिपुर के इश्यूज इस समय चल रहे हैं, जी, या अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मिजोरम हो। लेकिन हमारी सेना ने, डिफेंस फोर्सेज ने, हमारे सीएपीएफ ने बड़ा अच्छा रोल निभाया है और आज पूरे देश को एक रखने में, अखंड रखने में जी, सभी सोल्जर्स की, शहीदों की जो भूमिका रही है, जी। अधिकारियों की, पर्सोनेल की, उन सभी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। और नो डाउट इस समय जो हमारा बहुत ही स्ट्रांग नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, तो हमने सारे चैलेंजेस को, चाहे नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस रहे हों या कश्मीर वैली के रहे हों, हुँ, हुँ। या तो बड़ा बखूबी निभाया है। और दोनों में बहुत अंतर है और दोनों का बिल्कुल अलग ही डायनामिक्स है। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, आपके दौर में भी अमरनाथ यात्रा हुई होगी। तो अब जो लोग जाते हैं और जो पहले जो जाया करते थे, कितने सुरक्षित महसूस करना नहीं, चाहिए? बिल्कुल सुरक्षित है, वहाँ कोई इशू नहीं है। 2022 में जो अमरनाथ यात्रा हुई थी, जी, उस समय मैं कश्मीर वैली में था। जी, एज आईजी बीएसएफ कश्मीर, बाल्टाल एक्सेस का मुझे प्रभार दिया गया था। जी, बाल्टाल पूरा एक्सेस हमारे पास था, बीएसएफ के पास था। पहलगांव एक्सेस में भी जी, हमारा डिप्लॉयमेंट था और बिल्कुल सेफ है इस समय। कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, लेकिन हमारी वहाँ जो डिफेंस फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, लोकल जेएनके पुलिस है और एमएचए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जी। लगातार वहाँ पे ध्यान रखता है। तो बिल्कुल सेफ है, कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग जाएँ, अमरनाथ यात्रा में जाएँ। बीएसएफ की जो महिला जवानों द्वारा जो एवरेस्ट को जो फ़तह किया गया, उसमें किस तरह का आपका मोटिवेशन? मैं जब कश्मीर वैली का असाइनमेंट खत्म करके वापस लौटा बीएसएफ जी, हेडक्वार्टर में, मेरे को आईजी ट्रेनिंग बनाया गया। जी, तो उस समय मैंने 3 एडवेंचरस स्पोर्ट्स का आइडिया फ्लोट किया था, मेरा आइडिया था। जी, एक आइडिया था गंगा रिवर राफ्टिंग बाय द बीएसएफ वीमेन सोल्जर्स, जी, गंगोत्री टू गंगा सागर। जी,
क्योंकि गंगा देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलकर गंगा बनती है, तो वो हमने बड़ा सक्सेसफुली किया। पहली बार किसी सीएपीएफ ने अपने वीमेन सोल्जर्स द्वारा ये गंगा एक्सक्लूसिव कराई थी। हर जगह कार्यक्रम किए गए, जी बड़ा अच्छा संदेश दिया गया वीमेन एम्पावरमेंट का, जी क्लीनलीनेस का। और लास्ट में जब गंगा सागर गए और मैं उस समय जो तत्कालीन डीजी बीएसएफ थे दलजीत चौधरी, हमने वो कार्यक्रम किया। जी दूसरा मेरा आइडिया था साइकिलिंग अलोंग द कोस्ट। अभी अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बहुत बड़ी योजना है महत्वाकांक्षी सागरमाला की, कि जो हमारे पोर्ट एरियाज हैं वहाँ से इनलैंड को जोड़ने के लिए रोड बनाया जाए, उन तक एक्सेस दी जाए। फिर 26/11 अटैक के बाद ये पाया गया था कि हमारी जो कोस्टल पुलिस है, जी 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज से हमारी कोस्टल लाइन गुजरती है, जी जी और यहाँ जो कोस्टल थाने हैं, कोस्ट के थाने हैं, हाँ उनको अलग तरह की कोस्टल पुलिसिंग की जरूरत है। इसके लिए एमएचए ने एक इंस्टीट्यूट खोला जिसको बीएसएफ रन करता है। द्वारका से 25 किलोमीटर आगे है नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग, ओखा में। एज आजी ट्रेनिंग मैं ही उसको चलाता था, मैं ही इंचार्ज था। बहुत अच्छी एकेडमी, इट इज जस्ट कमिंग अप लाइक एनीथिंग। 2027 में अरेबियन सी के किनारे वो पूरी तरह तैयार हो जाएगी। हालांकि कोर्सेज वहाँ पिछले 8 साल से चल रहे हैं, वहाँ जो गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स दी है उसमें। तो दूसरा ये मेरा ये आइडिया था साइकिलिंग अलोंग द कोस्ट। उस समय जो तत्कालीन डीजी थे उन्होंने परमिशन नहीं दिया। ये जो सीएसएफ है जी उसने उस आइडिया को लिया और वो उन्होंने अभी वो कर डाला, साइकिलिंग अलोंग द कोस्ट। तीसरा मेरा ये था कि जो बीएसएफ वीमेन सोल्जर्स हैं जी वो लोग जो है अच्छे माउंटेनियर्स बने, वो लोग एवरेस्ट पे चढ़े। जी में एक डिप्टी कमांडेंट रैंक अधिकारी हैं धर्म सत्तू, जी वो 7 बार एवरेस्ट चढ़ चुके हैं और उनको पद्मश्री मिला है। तो हमने बीएसएफ वीमेन सोल्जर्स को सिलेक्ट किया, मनाली भेज करके हमने उनको ट्रेनिंग दिलाई। और जब मैं आईजी बीएसएफ था, ट्रेनिंग वहाँ पे अलग नंदा देवी के पास से एक कम हाइट की पहाड़ी पर उनको स्केल कराया ताकि उनकी कंडीशनिंग हो, तैयार हो। और अभी खबर मिली कि उसमें से उसी में से 4 लड़कियां एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक उन्होंने आरोहण किया। वहाँ मास्क उतार करके वंदे मातरम गाया। तो बड़ा गर्वीला क्षण था, और खासकर मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा आइडिया था। निश्चित तौर पे एक बीएसएफ वीमेन सोल्जर्स ने बड़ा गर्व का काम किया। सर, आपकी ये जो यात्रा रही, राष्ट्रीय यात्रा, ये 4-5 साल की बड़ी रोचक रही। तो शायद आप किस्से सुनाते भी जाएंगे और हम पूछते जाएंगे, लेकिन हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप पर्यावरण में भी आपकी बड़ी रुचि रही है और वर्तमान आप विभाग निभा रहे हैं रेलवे का, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।
तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू। सर पर्यावरण में भी आपकी काफी रुचि रही है, आपको बायोडायवर्सिटी में अवार्ड भी मिले, वो किस तरह का अवार्ड था और किस तरह के आपके काम किए हुए हैं? गांव में पैदा हुआ, खेत खलिहान में पला बढ़ा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, जी, तो प्रकृति के प्रति प्रेम मेरे व्यक्तित्व में ही है, बाय डिफॉल्ट है, ओढ़ा हुआ नहीं है, एक्वायर्ड नहीं है। मैं जब से पुलिस की नौकरी में आया, जहां जहां रहा सब जगह मैंने प्लांटेशन कराया, अभी 14 महीने पहले, जी, और मुझे एडीजी ट्रेनिंग का प्रभार मिला, मध्य प्रदेश एडीजी ट्रेनिंग का। जी, मेरे अंडर में 9 ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश पुलिस के थे। जी, तो मैं तिघरा गया, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिघरा गया, और वहाँ हमारी 172 एकड़ लैंड है और बंजर जमीन है। बंजर केवल प्लेन बंजर नहीं, उसमें कीकर लगा हुआ था। मैंने कहा इसको चैलेंज की तरह लिया जाए, और इस पे अगर मैं जो लोकल बायोडायवर्सिटी थी जो विलुप्त हो गई है, कीकर आ गया, उसको मैं रिक्रिएट करके दिखाऊं तो एक रिकॉर्ड होगा। और इसके लिए कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं था। जो पर्यावरण प्रेमी है मेरे जी, दोस्त, उन्होंने पेमेंट किया, हाँ, हाँ, और हमने 16,000 पौधे लगा दिया। वेजिटेबल्स की सीडलिंग्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी से लगवाया लेकर के, और पहली बार पीटीएस तिगरा कैंपस में बेस्ट क्वालिटी के टोमेटोज, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, जी, वाटरमेलन, मस्कमेलन, बॉटल गॉर्ड, लौकी, पंपकिन, इतना हुआ है कि वहाँ के जवान रिक्रूट्स बैरक मेस में बनता है। इसके बाद भी इतनी यील्ड हो रही है, संभाल नहीं पा रहे। ऑर्गेनिक खाने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक जब मैंने स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड पे अपना क्लेम कहा कि हमें भी इनाम दिया जाना चाहिए, हमने एक्सटर्नल प्रोजेक्ट किया है, जी, पहले वो थोड़ा सशंकित हुए कि पुलिस अधिकारियों को हाँ। जैव विविधता के बारे में क्या जानकारी। जी, जी, जब मैंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने जाके वहाँ चेक कराया, तो उन्होंने कहा यू हैव डन वंडर्स। अभी आप जो दायित्व निभा रहे हैं एडीजी रेल का, ये भी बड़ा चुनौती वाला है, क्योंकि या तो केसेस वहाँ पे होते भी हैं तो लोग दर्ज नहीं कराते, जो दर्ज करा देते हैं उन्हें पता नहीं रहता कि मेरे केस का हो क्या रहा है। ये भी एक बड़ा, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो एक बड़ा चुनौती वाला आपका विभाग है। इस विभाग को किस तरह से आप देख रहे हैं और किस तरह की चुनौतियाँ आपने अभी सामने महसूस की होंगी? देखिए, मध्य प्रदेश में रेल का काफी बड़ा नेटवर्क है। जी, फील्ड के टोटल 17 रेलवे जोन है इंडिया में। उनमें से 5 जोन, 17 में से 5 जोन का ताल्लुक मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क से है। जी, बॉम्बे के वेस्टर्न रेलवे जोन, सेंट्रल रेलवे जोन, जबलपुर का साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, जी, प्रयागराज का नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, और बिलासपुर का साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। 5 जोन की ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं। जब मैंने एडीजी जीआरपी का चार्ज लिया तो मैंने देखा कि हॉट स्पॉट्स कहाँ पे हैं जो ज़्यादा अपराध होते हैं, चाहे मोबाइल चोरी का हो, पर्स चोरी का हो, अटैची चोरी का हो, इवन चेन स्नैचिंग। कई बार क्या है, गाड़ी ट्रेन जब स्लो रहती है, प्लेटफॉर्म की तरफ आती है, आउटर से स्लो हो जाती है, या जब स्पीड पकड़ती है बाहर निकलती है तो आउटर तक थोड़ा स्पीड ज़्यादा नहीं रहती, कई लोग चेन स्नैचिंग करते हैं, बड़ा उससे भय होता है। कटनी रेलवे स्टेशन है, सागर है, सतना है, जबलपुर है, इटारसी है, बीना है, ग्वालियर है। ये ऐसे हमारे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हॉट स्पॉट्स ज़्यादा है ये रेलवे चोरी के। फिर मैंने कहा कि पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड देखें कि कौन कौन गैंग पकड़े गए थे इसमें रेलवे चोरी में, उनके मामलों का क्या हुआ, ट्रायल का क्या हुआ, आज कहाँ पे वो मूवमेंट कर रहे हैं। इन जो पुराने बदमाश हैं, जो जिनका यही रहा है कि वो रेलवे में ही अपराध करते थे, उन पे लगातार निगरानी रखें। ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, ताकि जो रेलवे में अपराध हो रहे हैं, रनिंग ट्रेन्स में अपराध हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म में, उस पे कमी आए। और मुझे लगता है विजिबिलिटी बढ़ी है जीआरपी की। अभी हम आउटर से आउटर पेट्रोलिंग मैंने शाम को शुरू कराई है। जो क्विक इन्वेस्टिगेशन रिएक्शन टीम QIRT, वो हम लॉन्च करते हैं रनिंग ट्रेन्स में।
मौके पे ही वो 0 पे एफआईआर लेते हैं। क्यूआईआरटी जो हमारी जाती है, हमारा जो रेलवे इंटेलिजेंस है उसको मैंने काफ़ी पुख्ता किया है। फिर जब मोबाइल चोरी के प्रकरण हो जाते हैं तो उनको जल्दी ट्रेस आउट करना, हमने साइबर विंग को भी अभी काफ़ी मैं मौजूद कर रहा हूँ। तो कई ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है और इस पे हम काम कर रहे हैं। अपन चूंकि बात कर रहे हैं कि जब ऐसा हो जाता है तो पैसेंजर को इमीडिएटली क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो ट्रेन में है और गॉड ग्रेस अब तो मोबाइल सबके हाथ में रहता है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, फर्स्ट देखिए, स्टेप जब क्या है? भी हमें खबर मिलती है 139 नंबर है रेलवेज का जी कि फला जगह फला कोच में इस स्टेशन पे या इस ट्रेन में यह वारदात हुई है, हमारी जो क्विक इन्वेस्टिगेशन रिएक्शन टीम होती है जाती है, तत्काल जाती है और वहीं मौके पे ही कोच में ही 0 पे एफआईआर लेती है जी और फिर आके नंबरी करती है। यहाँ तो ये सुविधा है कि त्रिवेंद्रम से कोई यात्री चला, जी मान लीजिए वारदात भोपाल में हुई और उसको झांसी में पता चलता है, अगर दिल्ली में भी वो उतर करके एफआईआर कराता है, 0 पे एफआईआर करके हम नंबरी करते हैं। फिर क्यूआईआरटी का जो मैंने बताया एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, तत्काल हमारी क्यूआईआरटी जाती है वहाँ। जैसे मान लीजिए हमें खबर लगी कि विदिशा में खबर आई इस कोच में ये, तो हम ग्वालियर से क्यूआईआरटी भेज देंगे और वो वहाँ पे वो कोच में ही जा करके उनसे पूछ के मौके पे 0 पे एफआईआर करेगा। चूंकि रेलवे का प्रभार आपके पास है, आप जो पैसेंजर्स हैं, जो बड़ी उम्मीद से जीआरपी की तरफ और फोर्स की तरफ सेफ्टी सुरक्षा के लिए देखते हैं, उन्हें आप किस तरह का आश्वासन देंगे सुरक्षा के लिए, और आने वाले समय में किस तरह की आप उनको? देखिए, आप सुरक्षित यात्रा करें। जब भी कोई आपके साथ वारदात हो, 139 आपके पास रेल का एक नंबर है। फिर हमारा एमपी जीआरपी का भी एक ऐप है। फिर अब पुलिसकर्मी वहाँ घूमते रहते हैं, चाहे आरपीएफ वाला मिल जाए या जीआरपी वाला मिल जाए, उसको अपनी बात बताएं और हम तत्काल रिस्पॉन्ड करते हैं, तत्काल रिएक्ट करते हैं। हम बड़े प्रॉम्प्ट हैं और आपको सुरक्षित सफ़र देने के लिए हम कमिटेड हैं, रेलवे सुरक्षा के लिए कमिटेड है। आप बिल्कुल निर्भय होकर के अपनी यात्रा करें। सुरक्षित रेल यात्रा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने समय दिया। थैंक यू। सर। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।